अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप किसी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट का इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। मेरा नाम है मोहम्मद ज़फ़र रिज़वानुल्लाह और आप देख रहे हैं MHR द मिड बेंचर। चलिए आप सीधा इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। तालीमी सफ़र के साथ साथ अपना मुख्तसर तारुफ़ कराइए। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान है। मैं 20 साल का हूँ और अभी मैं NED यूनिवर्सिटी से अपनी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल कर रहा हूँ। 2 साल हो गए हैं मुझे NED में और मेरी 50% इंजीनियरिंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर से जो है मैं 5th सेमेस्टर में आ जाऊँगा। मैंने उस्मान पब्लिक स्कूल से मैट्रिक किया और मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा A+ ग्रेड आया था। उसके बाद मुझे आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में दाखिला मिला। वहाँ से मैंने 2021 में अपना इंटर मुकम्मल किया और वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा A+ ग्रेड आया। 94.7 मेरी परसेंटेज थी इंटर में और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप 20 में भी था। उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी के दाखिलों का सिलसिला शुरू होता है और मैंने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन टेस्ट दिए जिसमें फ़ास्ट और NED थी। इसके अलावा शाह सैयद, DHA सूफ़ा और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जिनका मैंने एडमिशन टेस्ट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मेरा NED यूनिवर्सिटी में जो है वो टेस्ट अच्छे नंबरों से क्लियर भी हो गया और मुझे कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग जो कि मेरी डिज़ायर्ड फ़ील्ड थी उसमें जगह भी मिल गई। तो मैंने अपना जो है तालीमी आगाज़ NED यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग सन 2021 में किया। 3.6 CGPA कायम रखना एक काबिल ज़िक्र बात है। तुम्हारी पढ़ाई के मामूलात क्या होते हैं और वक्त को कैसे मुनज़्ज़म रखते हो? अच्छा, NED यूनिवर्सिटी में जो है वो अभी मेरे 4 सेमेस्टर हो चुके हैं और चारों सेमेस्टर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3.5 3.6 के करीब जो है वो रहा हूँ और अभी लास्ट सेमेस्टर मेरी 3.79 CGPA सेमेस्टर की CGPA आई है। तो जो मेरी टोटल चारों सेमेस्टर की जो CGPA है वो इस वक्त 3.62 3.63 के आसपास है। तो मैं इस CGPA को किस तरह से मेंटेन कर रहा हूँ, तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जैसे कहें कि अगर आप जो है वो रेगुलरली अपने क्विज़ेस की तैयारी करें, रेगुलरली से मुराद ये कि जैसे आपके क्विज़ आ रहे हैं तो आप वो क्विज़ जो है वो वेल प्रिपेयर्ड होकर क्विज़ अटैम्प्ट करें। मिड टर्म है तो वो तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मिड से आप तैयारी शुरू कर दें। इसी तरह से जो फाइनल्स हैं उनकी भी आप कुछ वक्त पहले से तैयारी शुरू कर दें। और दूसरी जो सबसे अहम चीज़ होती है किसी भी चीज़ में, कि जब भी आपका जो उस्ताद है वो आपको क्लास में आके पढ़ा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हो गए। देखें, हर फील्ड में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप इतना ज़्यादा तवज्जो दें या बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करें वो इतना मैटर नहीं करता। वो कुछ थ्योरेटिकल किस्म के होते हैं, वो याद करने से हो जाते हैं। लेकिन कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं, जैसे मैं अपना इस सेमेस्टर का एक कोर्स है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन, जो मेरा अभी मैंने 4th सेमेस्टर में दिया है। वो कोर्स ऐसा था कि वो बहुत तवज्जो मांगता था। तो इस तरह के कोर्सेज़ में आपको तवज्जो देनी पड़ती है और जो कैलकुलस हो गए उन कोर्सेज़ में आपको क्लास में भी तवज्जो देनी पड़ती है, वरना वो आखिर में आपके आके फंस जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कोर्स ऐसा है जो प्रैक्टिकल साइड पे ज़्यादा है और जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ थ्योरी है। तो अगर ये आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी लेके बैठेंगे तो आपको बस इसमें चीज़ें याद करनी है, जो कि इतना मुश्किल नहीं होता। तो वो 2-3 दिन में याद हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर आप इस चीज़ को अपना रूटीन रखें कि आप क्विज़ेस की अच्छे से तैयारी करके क्विज़ दें, मिड अच्छे से दें और जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लास में तवज्जो से सुनें, तो ये जो है इससे ज़्यादा लाई जा सकती है CGPA, मेरा ये मानना है। इंजीनियरिंग में होता है CEP कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो थोड़े से टफ़ भी होते हैं, कभी आसान होते हैं। ये जो है वो कोर्स की नेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, हर सेमेस्टर में कुछ 1 या 2 कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो आपका जो CEP होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है। मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा कि आजकल जो है वो आपको इंटरनेट वगैरह हर जगह से चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप जो है वो उसको उस हिसाब से करके मैनेज कर लेते हो। असल जो मेन मसला होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। तो अगर आप टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो फिर कोई भी CEP या कोई भी असाइनमेंट चीज़ मुश्किल नहीं है। अच्छा, असाइनमेंट भी लेंदी होते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब असाइनमेंट करने बैठें तो सबसे पहले जो है वो आप जो सवाल आपको आते हैं वो आप कर लें। अच्छा, दूसरा ये कि जो सवाल आपको नहीं आ रहे तो वो आप जो है वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं, उनसे रिलेटेड। अगर आपके टीचर कोऑपरेटिव हैं, कि ये भी एक मसला होता है कि कुछ टीचर कोऑपरेटिव होते हैं, कुछ टीचर कोऑपरेटिव नहीं होते। तो अगर आपके टीचर कोऑपरेटिव हैं तो वो आप उन टीचर से कंसल्ट कर लें इस हवाले से। लेकिन अगर ये सब सिचुएशंस नहीं हैं तो जो अच्छा तरीका है, जिसे मैं कहता हूँ, मतलब अच्छा तो खैर इसको कहा जाए या नहीं कहा जाए, लेकिन ये है कि देखें हर क्लास में ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि असाइनमेंट और इन चीज़ों से बहुत परेशान होते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, आपको उनकी परेशानी का फ़ायदा उठाना है। क्योंकि वो जो हैं वो कुछ ना कुछ करके कर ही लेंगे। तो
तो जैसे ही वो कर लें आप उनसे समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपके दोस्त वगैरह हैं, आप उनसे जो है आपस में जो है वो दोस्त डिस्कशंस करते हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई दोस्त कर रहा है तो उससे पूछ सकते हैं। फिर जब आप दोबारा करें तो फिर ये ना करें कि आप सिर्फ छाप लें उसको, आप उसको समझें अच्छी तरीके से, फिर ख़ुद से करने की कोशिश करें। और अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा तो फिर इसका अच्छा एक और तरीका ये कि आप उसको एटलीस्ट समझें और फिर भले छाप लें। लेकिन इस तरह करना कि बिल्कुल ही असाइनमेंट्स टोटली कॉपी कर लेना, ये आपके अपने साथ नाइंसाफ़ी है। तो जो मुश्किल चीज़ें हो गई उनमें आप ये कर सकते हैं, इसको मैं समराइज़ कर दूं कि किसी दोस्त से समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और ये कि अगर आपको कहीं से असाइनमेंट की चीज़ें आ जाती हैं ग्रुप्स पे, तो अगर कहीं से आ रही हैं तो वो आप देखें कि ऐसा आपका एक लेवल बिल्ड हो जाता है। यूनिवर्सिटी जो है वो आपका ऐसा लेवल बिल्ड कर देती है कि वक्त के साथ साथ आप चीज़ें देख के खुद समझना शुरू कर देते हैं। आपको किसी सेकंड थर्ड पर्सन की उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। वो कुछ माइनर डिटेल्स होती हैं जो कोई समझाता है तो आपको समझ आती हैं, लेकिन नॉर्मली आपको तकरीबन चीज़ें जो है वो ख़ुद पढ़ने से समझ आ जाती हैं। यूनिवर्सिटी आपको इतना बना देती है। तो जब आप असाइनमेंट जो आ गया हो आपके पास उसको पढ़ें, उसको अच्छे से समझें। फिर उसके बाद ये है कि कुछ सवाल खुद से करने की कोशिश करें, या पूरा असाइनमेंट वैसे खुद से करने की कोशिश करें, लेकिन ये कि खुद से भी करने की कोशिश करें, वरना उसको एटलीस्ट समझ लें। लेक्चर्स के दौरान तवज्जो का इधर उधर हो जाना आम सी बात है। ऐसी सूरत हाल में तुम क्या करते हो? देखें, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हर जगह जब भी आप पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है एक दिन में आपके 4 सब्जेक्ट हो रहे हैं, 5 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, तो कुछ मतलब 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल होते ही होते हैं। तो आप किसी में कोई की कॉन्सेप्ट जो है वो मिस कर जाते हैं, किसी में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती छोटी सी, फिर वो आगे आपको परेशान करती है कि उससे आपको रिलेटेड और टॉपिक समझ नहीं आ रहे। अच्छा, मैं एक अपना बताता हूँ। अभी 4th सेमेस्टर की बात है, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मेरे बीच में 2 दिन 3 दिन जो है वो ऑफ़ हो गया था। मतलब 2 दिन ऑफ़ हुआ, 1 दिन मैं हाफ़ किया और वापस आ गया था, तबीयत ख़राब हो गई थी। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन, जैसे मैंने इसका अभी तज़किरा किया था पहले भी, तो ये वो सब्जेक्ट था जो कि बहुत अटेंशन मांगता था। तो जब मेरी क्लासेस मिस हुई थी COD कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन की, तो मेरा ट्रैक एक तरह से लूज़ हो चुका था। तो साथ साथ हमारा लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स भी साथ साथ चल ही रहा था। तो उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि मैं COD यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन और लाडे और इसके साथ साथ DBMS और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इन कोर्स को भी साथ साथ लेके चलूँ। तो इस सिचुएशन में आपको जो है सबसे पहले पैनिक तो नहीं करना चाहिए। जितना आप क्लास में समझने की कोशिश कर सकते हैं आप वो करें। दूसरा, या वीकेंड्स का इंतज़ार करें। वीकेंड्स जो होते हैं वो आपके जो डेज़ ऑफ होते हैं वो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी चीज़ को समझने की, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा वक्त आ जाता है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि मिड टर्म के बाद, यानी जो 2 महीने सेमेस्टर 4 महीने का होता है, तो 2 महीने गुजरने के बाद एक ऐसा टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि क्विज़ेस बहुत सारे एक साथ आपके हर सब्जेक्ट के क्विज़ हो रहे हैं, फिर आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, तो आपको अपने प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो वो बहुत ही पैनिक का टाइम होता है और उस वक्त जो है वो हर कोई अपने अपने में लगा हुआ होता है। जो बड़ी मशहूर बात है स्नेक्स की, तो वो इसीलिए कि उस वक्त हर कोई अपने अपने में लगा हुआ होता है और कोई मतलब इस तरह से नहीं ध्यान दे रहा होता कि मतलब इग्नोर कर रहा होता है कि हाँ ठीक है करके रवैया होता है। तो खैर ऐसा भी नहीं होता है बिल्कुल भी। कुछ दोस्त जो हैं वो आपको हर जगह बनाने पड़ते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको दोस्त बनाने पड़ेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही फारिग दोस्त बना लें जो कि ना कोई पढ़ाई की बात कर रहे हैं, जो कि ना किसी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। उनको सिर्फ मटर गश्ती सूझी हुई है। अच्छा, मटर गश्ती भी ज़रूरी होती है, लेकिन हर मौके पे मजाक करना, हर वक्त मजाक करना, ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है। इससे जो है वो आपका फ्यूचर में लॉस होता है। तो आपके दोस्त एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए जो कि पढ़ाई के दौरान संजीदा हों। मतलब उनको पता हो कि उनको एक चीज़ अचीव करनी है। उनके पास ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही भटके बोंगे हों कि भाई कुछ नहीं पता, बस हाँ तफरी करना आए हैं, बस यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह के ज़ाहिर सी बात है लोग होते हैं, और लेकिन आपको इस तरह के लोग ढूंढने हैं जो कि मतलब थोड़े से तफरी भी हों लेकिन पढ़ाई के टाइम पे संजीदा भी हों। तो फिर आप जो है जो आपको चीज़ें समझ नहीं, मेन की पॉइंट्स, वो आप अपने दोस्तों से पूछ के ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपने जो है पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करनी है। वही जो मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ बात, कि क्विज़ से पहले आपको क्विज़ की सही से तैयारी करनी है, मिड की आपको सही से तैयारी करनी है, और आपने फ़ाइनल से तकरीबन 15-20 दिन पहले जो है वो थोड़ी करके, या जो भी आपका पेस हो, जो आपको लगता है कि अगर आपको लगता है आप 1 महीने पहले से शुरू करें, क्योंकि हर किसी की स्पीड डिफरेंट होती है। मैं जो हूँ वो तकरीबन 10-15 दिन, मतलब जो गैप मिलता है, हमें गैप मिल जाता है 10-15 दिन का, तो मेरी जो मेन पढ़ाई होती है वो उसी दौरान होती है। अब हर किसी की स्पीड डिफरेंट होती है, तो वो अपने हिसाब से जो है उसकी तैयारी करे।
तो आप बस ये है कि आपको ओवरऑल हर चीज़ समझ आनी चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको हर चीज़ समझ आए। अगर वो आप भूल जाएँ तो अगर कोई आपको वो बंदा समझाए, आपको हिंट मिले, तो फिर वो आपका कॉन्सेप्ट फिर रिवाइव हो जाए। तो आपको एटलीस्ट अपना ये लेवल रखना है स्टडीज़ के दौरान। क्लास के अलावा क्या इजाफी तालीम हासिल करने की ज़रूरत पड़ती है? अच्छा देखिए, यूनिवर्सिटी में एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको टीचर्स बेसिक्स सिखा देते हैं चीज़ों के, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अच्छा, कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं या जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उसमें टीचर जो हैं वो डिटेल में चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम या प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज़ ऐसे होते हैं कि टीचर्स आपको एक लॉजिक जो कि बिल्कुल बेसिक लॉजिक होती है या कुछ थोड़ी सी एडवांस लॉजिक्स हो गई, और वो कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा देते हैं। उसके बाद टीचर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसकी प्रैक्टिस खुद से करोगे। बेसिकली प्रैक्टिस खुद से करना मतलब ये कि आप अपने घर पे आओ, कोडिंग की प्रैक्टिस करो, उसमें नई नई चीज़ें ट्राई करो, इम्प्लीमेंट करो। अब आपको आपके टीचर ने अगर एक चीज़ करनी सिखा दी है तो आपको जाके सोचना है कि मैं इस चीज़ से 2 और चीज़ें कैसे कर सकता हूँ। ये टीचर बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, और हम लोग इस माइंडसेट के साथ जाते हैं जैसे हमने मैट्रिक इंटर में पढ़ा होता है कि बस ये टीचर ने जो पढ़ा दिया यही है सब, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत गलत सोच होती है। ये मेरी भी तकरीबन साल 1.5 साल तक सोच रही है, और इसी वजह से साल 1.5 साल तक जो यूनिवर्सिटी की जितनी भी पढ़ाई थी मैंने उसी पर ही इत्तेफाक किया था। और 1.5 साल के बाद तकरीबन जब मुझे ये इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो तो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल है, बेसिक है। मतलब अगर आपको मार्केट में कदम रखना है, आपको जॉब करनी है या आपको कोई भी चीज़ करनी है, तो आपको चीज़ें खुद से सीखनी पड़ती हैं। तो बस ये चीज़ आपको अपने जहन में रखनी है। सिर्फ डिग्री रखने वाले कंप्यूटर इंजीनियर्स को स्किल्स की बुनियाद पर आने वाले लोगों से ज़्यादा क्या फ़ायदा होता है? हमें सबसे पहले जो चीज़ समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग दोनों अलग फील्ड्स हैं। अच्छा, कंप्यूटर साइंस क्या है? कंप्यूटर साइंस बेसिकली जो है वो मदर फील्ड है। कंप्यूटर साइंस के अंदर एआई, डेटा साइंस और जिसे आप गेमिंग वगैरह कह लें, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व्ड हैं। और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जिसे कह लें या टेक इम्प्रूवमेंट जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होती हैं ज़्यादातर मेजॉरिटी, वो कंप्यूटर साइंस जो है वो उनको डील करता है। जबकि दूसरी तरफ जो आपका कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग है, इसका काम होता है कि आपका हार्डवेयर डिज़ाइन करना, हार्डवेयर को एडवांस करना। जो कंप्यूटर साइंस वाला है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर को एडवांस करता है, उसके ऊपर काम करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं वो बेसिकली उनका काम ही सॉफ्टवेयर होता है। CIS यानी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग जो होती है उसमें ये होता है कि आपने जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं उनको डिज़ाइन करना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना, जो प्रोसेसर डिज़ाइनिंग हो गया, और उसको किस तरह से आप कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो मेन चैलेंज होता है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है? परफॉर्मेंस जो है वो आप कितनी दे पा रहे हैं अपने हार्डवेयर से और कितनी कम कॉस्ट में दे पा रहे हैं। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस जो फैक्टर है इसको जो है वो केटर करना अच्छी तरीके से कि आप मिनिमम कॉस्ट में कितना अच्छा हार्डवेयर बना सकते हैं। ये सारा काम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर का होता है। अच्छा, सिर्फ यही काम नहीं होता, इसके अलावा इनका काम नेटवर्क्स में भी होता है। इसके अलावा इनका काम जो है वो आपका भला करें, इनका काम जो है वो सॉफ्टवेयर साइड भी होता है। मतलब एक कंप्लीट जैसे कह लें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे का निचोड़ जो जिसे कह लें ना कि जिसके पास है वो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर है। उसको पता है कि हार्डवेयर किस तरह से काम कर रहा है, उसको पता है कि इसमें सॉफ्टवेयर किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, इंटीग्रेट करना है। जो कंप्यूटर साइंस वाले हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले हो गए, इनको सॉफ्टवेयर रिलेटेड पता है। इनको ये नहीं पता कि वो अंदर मशीन में जाके वो किस तरह से वो एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या काम हो रहा है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। अच्छा, रही बात ये कि जो स्किल बेस्ड है, स्किल में और डिग्री में क्या फ़र्क है, तो देखिए 2 किस्म की चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप जो है वो डिग्री कर रहे हैं, डिग्री के साथ साथ आप जो है वो स्किल्स कर रहे हैं। ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने इस बात का तज़किरा किया है कि जो डिग्री है यानी जो हमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बेसिक है। मतलब अगर हम भी सर्टिफिकेशंस नहीं करें, हम भी कोई एडिशनल स्किल्स ना सीखें, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सटेंड ना करें, ये सब हमें ख़ुद करना पड़ता है, तो हमें भी फिर मार्केट में कोई काम नहीं मिलेगा, हम भी कारआमद नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो बेसिक लेवल है उससे आपको हमेशा ऊपर ही जाके कुछ ना कुछ करना पड़ता है, स्किल सर्टिफिकेशन सीखनी ही सीखनी पड़ती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो सिर्फ स्किल्स वाले लोग हो गए, जैसे जो वेब डेवलपमेंट वाले हो गए, जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट वाले हो गए, ये तो जिसे कह लें कि इनको सिर्फ थोड़ा ही पता होता है, इनको इतना नहीं पता होता। जब आप 4 साल एक चीज़ पे लगाते हैं, आप
पढ़ते हैं तो आपका जो दिमाग का एक्सपोजर जिसे कह लें और आपका जो सोच एक्सपेंड होती है वो चीज़ बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। हमें ये चीज़ समझ नहीं आता, अक्सर जो है वो हम सवाल करते हैं कि हम क्यों मैथ्स पढ़ रहे हैं। जैसा मैं कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग जैसे कर रहा हूँ तो हमारे फील्ड में जो मैथ्स है उसका काम है, लेकिन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स टाइप जो लीनियर अलजेब्रा हो गया या जो कैलकुलस एडवांस कैलकुलस इंटीग्रेशन हो गया, ये अब तक मुझे भी समझ नहीं आया। क्या पता मुझे आगे जाके समझ आ जाए, लेकिन अब तक मुझे समझ नहीं आया इसका क्या काम है, और मेरे साथ और भी बच्चों को समझ नहीं आया इसका क्या काम है। तो इसका दरअसल काम ये है कि ये जो आपका सोचने की सलाहियतें होती हैं उनको बढ़ाती है। तो आप इससे घबराएं नहीं, ये आपके अपने फ़ायदे के लिए, आपकी सोचने समझने की सलाहियतें काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो जो इंजीनियरिंग है बेसिकली वो 4 साल जब आपको एक टफ़ टाइम देती है, आपको मेहनत करना सिखाती है, आपको काम करना, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, तो आपके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको एक बहुत अच्छा इंसान तो खैर नहीं, बहुत अच्छा एम्प्लॉय बना देती है आपको। तो कंपनीज़ बेसिकली जो है वो इस तरह के लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये तो आप 6-7 महीने में जब आप काम करना शुरू करते हैं, तो जब रोज़ाना आप एक चीज़ पर काम करते हैं तो ये आप सीख जाते हैं। जो असल चीज़ जो यूनिवर्सिटी 4 साल में करती है वो आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है। तो इस वजह से डिग्री करना एक हद तक ज़रूरी भी है। तो इस वजह से आपको डिग्री के साथ साथ हमेशा स्किल्स करनी चाहिए ताकि आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। जब आप मार्केट में उतरें, आपको काम करना हो, तो कंपनीज़ जो हैं वो ये सब चीज़ें देखेंगी कि आपने ये डिग्रीज़ की हुई हैं, इसका मतलब जैसे आपने ये डिग्री की हुई है, आपने और स्किल्स भी की हुई हैं, इसका मतलब आपको काफ़ी कुछ आता है। तो वो जाहिर सी बात है वो प्रेफर करती हैं फिर ऐसे बंदे को। अगर कोई बंदा जो सिर्फ स्किल करके आया, जाहिर सी बात है उससे तो ऊपर ही प्रेफर करेगी वो उस बंदे को जो जिसने डिग्री भी की है और जिसके पास स्किल्स भी हैं। तो इस वजह से डिग्री और स्किल्स दोनों बहुत सिस्टम्स इंजीनियरिंग चूज़ करी है। कई सारे शोबों में से कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग मुंतखब करने की क्या वजह थी? मैं भी सबकी तरह उस फेज़ से गुजरा था जब मैंने अपना एडमिशन टेस्ट क्लियर कर लिया था और मैं जो हूँ अपना इंटरव्यू का वेट कर रहा था और मेरे पास फील्ड्स थी। अब जाहिर सी बात है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो आगे कंप्यूटर का ही दौर है। मेरे कुछ दोस्त इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में हैं, उनको भी पाइथन जैसी लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं, और इलेक्ट्रिकल में तो मेरा एक दोस्त है उसको डेटा स्ट्रक्चर्स भी सिखा दिए गए हैं पाइथन में। तो ये सारी चीज़ें इस बात की इंडिकेशन है कि आगे के दौर में जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, जिसको सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आते, और उसका कोई काम नहीं है फिर, जो जिसे कह लें नौकरी और इन सब चीज़ों में, अब जो भी है दुनिया में उसका फिर कोई काम नहीं है अगर उसको ये सब चीज़ें करनी नहीं आती। अच्छा, बात यह है कि मैंने कंप्यूटर सिस्टम क्यों चुनी, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों नहीं ली। मैंने कंप्यूटर साइंस जो NAD में जो होती है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से BScs फील्ड, मैंने ये क्यों नहीं ली। तो जब मैं आ रहा था NAD तो मैंने कुछ सीनियर से बात करी थी, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अगर आप ब्रॉड मतलब आप चाह रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल वैरायटी ऑफ फील्ड्स खुली रहें, जैसे आप चाह रहे हैं आपके पास फ्यूचर में रोबोटिक्स, अच्छा वैसे आज के दौर में तो ये है कि कोई भी रोबोटिक्स की तरफ जा सकता है, लेकिन बात ये है कि रोबोटिक्स में भी सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, अब जैसे एक बात मैं आपको समझाऊं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया या CS वाला हो गया, अगर ये रोबोटिक्स की फील्ड में जाएंगे तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है रोबोट का या जो आप बना रहे हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसकी जो परफॉर्मेंस क्या है, वो सिर्फ उस चीज़ को डील करेगा। लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर होगा वो उसका जो हार्डवेयर हो गया, उसके जितने इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए वो भी डिज़ाइन करेगा, उनको भी डील करेगा, और वो किस तरह से सॉफ्टवेयर को अपने साथ इंटीग्रेट करेंगे, उनसे किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, वो सिग्नल्स देंगे, वो ये सब भी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं सारी चीज़ें। तो बेसिकली एक डाइवर्स फील्ड है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप टेलीकम्युनिकेशन की साइड पे भी मास्टर्स कर सकते हैं, इसके अलावा आप नेटवर्क्स की तरफ भी जा सकते हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसे मैं ये कहूँगा वो ये है कि आप बाहर मुल्क जा सकते हैं। बाहर मुल्क जाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली शायद मैं कहूँगा, जितनी मेरी अभी तक जो मेरा इल्म है, खैर जाहिर सी बात है मैं अभी बहुत ही 2 साल ही हुए हैं मुझे यूनिवर्सिटी में, तो शायद मैं हो सकता है मैं इस बात में गलत भी हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग NAD की जो है इसकी एलुमनाई बाहर मुल्क में भी बहुत है और पाकिस्तान में भी बहुत है, तो इनका जॉब रेशो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग NAD का बहुत अच्छा है, जॉब रेशो भी बहुत अच्छा है इनका, इनकी फैकल्टी भी बहुत अच्छी और एलुमनाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने इन सारी चीज़ें ये वो थी जिनको मैंने कंसिडरेशन में रखा कि एक डाइवर्स फील्ड है, मुझे अलग अलग चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, मुझे हार्डवेयर साइड पे भी काम करने का मौका मिलेगा, सॉफ्टवेयर साइड पे भी काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा फैकल्टी बेस्ट फैकल्टी है, NAD की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी जो है वो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की है।
तो फैकल्टी आपकी अच्छी हो गई, आपकी एलुमनाई स्ट्रॉन्ग है, आपका जॉब रेशो अच्छा था, CIS का बहुत अच्छा रेशो था। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी एक टीचर थी जो हमें प्रोग्रामिंग पढ़ाती थी, उन्होंने हमसे ये बात कही थी कि डिग्री करने के 2 या 3 साल बाद हो सकता है कि शुरू में किसी को आप देखेंगे बहुत अच्छा पे स्केल मिल रहा है, किसी की बहुत जल्दी जॉब लग गई, किसी की बहुत देर से जॉब लग गई, लेकिन 2 साल के बाद जो है वो आप सब लोग एक ही लेवल पे होंगे। तो और इसके अलावा उन्होंने जो है वो जॉब का भी मतलब पता चलता रहता है सीनियर्स वगैरह से कि अगर 150 बच्चों का बैच है तो 120-130 बच्चों की तो लगी रही होती है ऐसे ही। अच्छा खैर, अब जो दौर है वो बहुत ही ज़्यादा डेटा की तरफ जा रहा है, AI की तरफ जा रहा है, तो अब डिफ़िकल्टीज़ पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग मैं आपको रिकमेंड तब करूँगा जब आप NAD में आ रहे हो और आपको जो है वो दोनों तरफ मतलब आप या तो आप उस स्टेट में हो कि आपको पता नहीं है कि आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे ही काम करना है, तो एक वो कंडीशन हो सकती है कि आप फिर CIS की तरफ आएँ। तो जब आप हार्डवेयर करेंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे, तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएंगी कि आपको अपना हार्डवेयर की तरफ फ्यूचर बनाना है या सॉफ्टवेयर की तरफ फ्यूचर बनाना है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे बच्चे हैं जिसने सोचा हुआ है कि नहीं मुझे तो सिर्फ प्रोग्रामिंग साइड पर ही जाना है, मुझे सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी है, तो फिर CIS आपके लिए नहीं है। आप फिर कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएँ, आप फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाएँ। अगर आप NAD में आ रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाएँ, और इसके अलावा आप अगर NIT के बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं तो उसमें फिर बेहतर ये है कि आप कंप्यूटर साइंस ही करें। तो अगर किसी बच्चे का NAD में होता है जो कि BS/CS में कन्फ्यूज़ है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में कन्फ्यूज़ है, तो मेरी उसको पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि फिर वो CIS की तरफ आए। CIS में आएगा तो उसको चीज़ें भी एक तो बहुत सीखने के लिए मिलेंगी, और जो टेक्नोलॉजी जैसा मैं कह लूँ कि CIS एक वाहिद, जैसा मैं कहूँ, जैसे अगर आप सर्च भी करेंगे NAD पे तो आपको पता चलेगा CIS की बेसिकली 3 रिसर्च लैब्स हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे NCAI नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल सेंटर ऑफ बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, और इसके अलावा नेशनल सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये 3 आपको पता चलेगा ये CIS के जो टीचर्स और फैकल्टी है वो रन कर रही है इसको। तो CIS का बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो NAD की है वो कंट्रीब्यूशन भी बहुत है। तो मैं इसको पर्सनली बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि अगर आप NAD में आना चाह रहे हैं तो आप CIS की तरफ जाएँ अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं। तो ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। इस शोबे में ऐसी कौन सी दिलचस्प चीज़ है जिसके बारे में तुम पुरजोश हो? कूल स्टफ बेसिकली यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपको एक चीज़ ये पता चल रही है कि अच्छा तो रैम रोम किस तरह से काम कर रही हैं कंप्यूटर के अंदर, किस तरह से जो है वो आपका कंप्यूटर जो है वो इंडिकेट कर रहा है, सिग्नल दे रहा है, किस तरह से वो अंदर ही अंदर काम हो रहा है, किस तरह से वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर चल रहा है। जैसे जब आप पढ़ेंगे कि जो कोड आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो अंदर जाके किस तरह से टूट रहा है, वो किस तरह से काम कर रहा है, तो इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में भी और इसको समझने में भी। आपको बेसिकली पता चल रहा होता है कि कंप्यूटर काम किस तरह से कर रहा है अंदर से, मतलब जो उसका हार्डवेयर आर्किटेक्चर वो किस तरह से काम कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी और मज़े की चीज़ है जिसमें आपको है वो दोनों तरफ का बहुत अच्छा आइडिया होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या वायर्स हो गया, एम्पेयर लॉ, कूलम लॉ आपने अगर पढ़ा होगा, इन सब चीज़ों से आपको अगर नफ़रत है और बहुत ही ज़्यादा नफ़रत है तो फिर भी आप CIS में नहीं आइएगा, क्योंकि ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सिस्टर फील्ड है। इसके अंदर एक बहुत मेजर पोर्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है। क्यों? क्योंकि हमारा जो काम होता है वो एम्बेडेड सिस्टम्स डिज़ाइन करना होता है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना होता है, इसके ऊपर वर्किंग करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और उनसे डील करना मांगती हैं। तो अगर आपका इस तरफ दिलचस्पी नहीं है तो भी आप नहीं आइएगा। अगर मैं अपनी इस बारे में बात करूं तो मुझे भी इस चीज़ में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आया, मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे थोड़ा थोड़ा जो है वो इलेक्ट्रिकल साइड भी इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। तो ये एक तरीके से सट्टा था जो मैंने खेला था। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका भी सट्टा जो है वो चल जाए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही नफ़रत है तो फिर आप तो भी नहीं आइएगा CIS में, क्योंकि फिर आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। मुस्तकबिल में अपने आप को कहाँ देखते हो और तुम्हारे अहदाफ और मकासद क्या हैं? अच्छा, मैं इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो अभी सिर्फ मुझे 2 साल हुए हैं, अभी बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा, ना मैं कुछ जानता हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है। पर जितनी चीज़ मैं समझा हूँ अब तक वो मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जो करंटली मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, अगर जॉब
पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि देखें जो बेसिकली जो बंदा डिग्री करने के लिए आया है ना, वो सारा जॉब करने के लिए ही आया है, तो मैं डायरेक्टली जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। तो आगे का जो दौर है, अच्छा पाकिस्तान में ये होता है कि पाकिस्तान में जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, ये वेब डेवलपमेंट के जो हैं वो काम उठाते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के काम उठाते हैं, ये इस तरह के काम उठाते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट है वेब डेवलपमेंट की। मेरे जितने दोस्त हैं, मैं जिन लोगों को जानता हूँ जिनको वेब डेवलपमेंट आती है, तकरीबन सब लोग इंटर्नशिप कर ही रहे हैं। जबकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मुझ समेत जो डेटा की तरफ थोड़ा जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, और हम लोग अपनी जो एक्स्ट्रा स्किल्स जो हैं वो डेटा की तरफ डेवलप करें। हम लोग वेले बैठे हैं इस समर ब्रेक में, हम इस वजह से बेसिकली वेले बैठे हैं क्योंकि जो डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट के जितने भी जिसे कह लें इंटर्नशिप्स आ रही हैं, जॉब्स आ रही हैं, इंटर्नशिप्स तो खैर नहीं आ रही हैं, जॉब्स जो कह सकते हैं वो 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रही हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है 3-4 साल का एक्सपीरियंस, जाहिर सी बात है हम तो अभी पढ़ रहे हैं, हमारा हो, तो काफ़ी मुश्किल का हमें सामना करना पड़ा है किसी डेटा साइड इंटर्नशिप करने की। मैं जो हूँ वो यही देख रहा हूँ, सारी चीज़ें मैंने इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। तो आगे का जो दौर है वो टोटली AI का दौर है, टोटली डेटा का दौर है। आगे की जो जंगें होंगी वो डेटा के ऊपर होंगी। तो आपने आगे जो है वो इस चीज़ को देखना है कि आप डेटा साइंस की तरफ जाएं या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की तरफ जाएं, क्योंकि फ्यूचर ही सिर्फ इसी चीज़ का है। तो मैं ख़ुद जो हूँ वो इस तरफ जाने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इस तरफ जो है वो थोड़ी सी अपनी स्किल्स डेवलप करूँ, और मेरे जितने भी साथी हैं वो सब भी इस तरफ स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। 2017-2018 तक तो ये एक बज़वर्ड था कि डेटा साइंस क्या होता है, लेकिन आज के दौर में जो है वो इसकी इतनी ज़रूरत है, कॉर्पोरेट्स को ज़रूरत है, हर बिज़नेसेस को ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि इस चीज़ को एनालाइज़ करना के मतलब इतना ग्रो कर सकता है डेटा साइंस आपके बिज़नेस को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये ले लें कि अगर किसी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आ रहा है तो कितने साल से कितने साल के लोगों का ट्रैफ़िक आ रहा है, जेंडर क्या है उनका, और किस टाइम पे आता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेटा हैं। तो एक डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट का काम होता है उन सब डेटा को गैदर करे, इनके ऊपर जो है वो फ्रूटफुल रिसर्चेस करे, जो इन सब के ऊपर रिसर्चेस करे जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको ला के दे। तो इससे जो है वो बिज़नेस ग्रूम काफ़ी किया जा सकता है। फ्यूचर जो है वो AI का भी ज़्यादा है। क्यों? अगर आपको इस बात का, आप सब एक लफ्ज़ से वाकिफ़ होंगे जो है ChatGPT। तो आप सब ने देखा ही होगा कि आप उससे कुछ भी कहते हैं तो वो आपको सामने से जवाब ला के दे देता है, कुछ गलत जवाब भी ला के देता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस चीज़ पे गौर करें कि वो कितनी जल्दी ख़ुद को इम्प्रूव कर रहा है और वो कितनी जल्दी उसके ऊपर वर्किंग की जा रही है, तो वो दौर ज़्यादा दूर नहीं है जब AI जो है वो दुनिया टेक ओवर कर लेगा, और आपकी जो और जितने भी डिसिप्लिन्स और फील्ड्स हैं वो बहुत जैसे कह लें जॉब रेशो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाएंगी। मतलब सिर्फ AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इस तरह से कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स ही रहेंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, रहेंगे। लेकिन जैसे कि सब वाकिफ़ हैं पाकिस्तान के हालात से, एक तो वैसे ही यहाँ पे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऊपर से जब पाकिस्तान में तो टेक्नोलॉजी भी खैर देर से आती है, चलें 10 साल बाद भी अगर ये आई पाकिस्तान में तो 10 साल बाद क्या होगा फिर हमारा। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इस वक्त 59.18% है, जो कि अभी थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है कि इंसान को अपना नाम लिखना आता हो। तो आप समझें 30-35 या ज़्यादा हो गया तो 40% लोग जो होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, मैट्रिक पास, इंटर पास होंगे, उसमें से भी जो पढ़े लिखे होंगे वो 20-25% होंगे। तो अगर यही हाल रहा हमारा, 20-25% लोग पढ़े लिखे हैं, तो मज़दूर तबका तो ख़त्म होने वाला है पूरा। जो आपके रोबोटिक्स जो है और जो आपका ऑटोमेशन के जितने भी प्रोसेस हैं, ये लेबर का काम ख़त्म कर देगा। क्लर्क्स हो गए, बैंकर्स हो गए, टेलर्स हो गए, इन सब का काम तो ख़त्म होने वाला है आगे। ये हमारे वालिदैन थे जो जिनको जो है वो व्हाट्सएप चीज़ें समझ नहीं आती, वो बैंक में जाते हैं, उनको ऑनलाइन बैंकिंग समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप इस बात का पे गौर करें कि आगे 10-15 साल के बाद हम जो जनरेशन है, हमें तो आता है ये सब करना, तो हम थोड़ी जाएंगे बैंक में, जाके बैंक वाले से पूछेंगे यार बता दो मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, या हम किसी क्लर्क के पास जाएंगे या जो भी है इस तरह से, तो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो बैंक टेलर इनकी नौकरियाँ सब ख़त्म हो जाएंगी। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर बनेंगे जो जहाँ पे हम बैठ के मोबाइल पे यूज़ करेंगे, जिस तरह भी उनको यूज़ करके हम जो काम करेंगे, उन सॉफ्टवेयर्स की मेंटेनेंस के लिए लोग रखे जाएंगे। इसका मतलब आगे दौर ऐसा आने वाला है कि अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें नहीं आती तो आपका, या आप पढ़े लिखे ना हो इस लेवल तक, तो आपका सर्वाइवल ही नहीं है। आगे इस किस्म का दौर है। आपके सवालात। कौन सी चक्की का आटा खाते हो? वैसे चक्की का आटा मैं आपको बता देता हूँ, चक्की का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन धोराजी जो है मार्केट, धोराजी मार्केट, जब आप उसके अंदर दाखिल होंगे तो वहाँ पे कई चक्कियाँ हैं। तो जो सबसे आखिरी चक्की होगी ना,
वहाँ पे आप जाइएगा, उससे आटा ले लीजिएगा और मोटा आटा लीजिएगा, जो थोड़ा सा मोटा होता है ना, रिफाइंड कम होता है, वो वाला आटा खाता हूँ मैं। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ CS स्टूडेंट पाकिस्तान? तो भाई बहुत स्कोप है CS का, और आगे जो दौर है वो टेक्नोलॉजी और CS का ही है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि सिर्फ डिग्री कर लेने से आपका कुछ नहीं होना, आपका भला नहीं होना, आपने जो वो स्किल्स सीखनी है। क्यों? क्योंकि जब आप काम करने के लिए जाएंगे वो आपसे बोलेंगे आप दिखाएं आपने प्रोजेक्ट्स कौन कौन से किए हैं, आपने काम कहाँ कहाँ पे किया है। तो अगर आपने गिटहब से उठा के प्रोजेक्ट पेले होंगे तो आप पिल जाएंगे, वरना अगर आपने ख़ुद मेहनत की होगी, खुद से आपने काम किया होगा, तो आपके जो है वो फिर बहुत ही स्कोप है भाई। फिर आपका छापेंगे, आप डॉलर भी छापेंगे, पाकिस्तानी करेंसी भी छापें। वैसे तो ये है कि प्रेफरेबल जिस किस्म का दौर है बंदा डॉलर ही छापे, लेकिन चलो ये एक वो वाली बात हो गई जो मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं ना, डॉलर में कमाओ, डॉलर में कमाओ। सब लोग तो डॉलर में कमा नहीं सकते, और सब लोग जो हैं वो एक काम कर भी नहीं सकते। तो हर किसी का जो है वो अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ है, हर कोई जो है अल्लाह ताला, बस आपको अल्लाह पे भरोसा रखना है, अपनी मेहनत करनी है, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। अच्छा, एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स? अच्छा, को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे मैं इसको को करिकुलर कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता, उसको वॉलंटियर एक्टिविटी ज़रूर कहा जा सकता है। कल हफ्ते का दिन है, और कल जो है वो जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है हमारे डिपार्टमेंट में CIS में, तो मैं उसकी वॉलंटियर के लिए जा रहा हूँ, उसको वॉलंटियर करने के लिए जा रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा जाने से वहाँ पे जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि मुझे आइडियाज़ मिलेंगे कि फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि बस अगला साल है कि अगले साल के आखिर में जो है वो हमें जो है वो प्रपोजल्स भेजने शुरू करना है कि हमें किस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पर काम करना है। तो बेसिकली कल जो मैं जाऊँगा उससे मुझे ये फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हैं, तो वैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर आप स्पीचेस वगैरह कर रहे हैं, या आप जो है वो कोई टैबलो वगैरह इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी बोलने की सलाहियतें बढ़ती हैं। और दूसरा है कि अगर आपने किसी सोसाइटी को ज्वाइन किया हुआ है तो आपको लोगों को डील करने का जो है वो एक्सपोजर मिलता है। और ये सब चीज़ें कुछ हद तक और काफ़ी हद तक ज़रूरी भी हैं कि आपको अपनी, देखें जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आपको जो बात पता है वो, या आपने जो बात कहनी है वो आप दूसरे से कह सकें। देखिए, कहने के दो तरीके होते हैं, एक बंदा मुंह खोल के कह देता है, एक होता है बात समझाना या अपनी बात को सही से कन्वे करना। तो जो आर्ट होता है वो अपनी बात कन्वे करना होता है, कि वो आप किसी भी बड़े बंदे को या मैनेजर जो भी आपसे ऊपर है या आपके साथ के, आप उसको समझा सकें, कन्विंस कर सकें। तो बेसिकली जब आप किसी सोसाइटी में काम करते हैं या आप जो है वो स्पीचेस वगैरह करते हैं, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है कि आप लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी बात आगे पहुंचा सकते हैं। और मैं ये रिकमेंड करूँगा बच्चों को भी कि अगर उनको स्टेज का डर है तो वो इस डर को कम करने की कोशिश करें, और जो प्रेजेंटेशंस वगैरह हो गई उन पे ख़ास तौर पे मेहनत करें। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से घबराते हैं, उनको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने जाना है, आपने ये नहीं सोचना कि अरे मेरा मजाक उड़ जाएगा या मैं घबरा रहा हूँ। आपने अपने अपने जो जैसे कह सकते हैं इमोशंस कहें, या अपने जो भी जज्बात हैं आपके जो भागने पर आपको मजबूर कर रहे हैं उस जगह से, उस पर काबू करना है, अपनी एंजाइटी पर काबू करना है आपने, और आपने जो है बोलना है, बात करनी है। क्योंकि देखें, अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको इंग्लिश नहीं आती, अगर वो बोलेगा नहीं इंग्लिश तो उसको वो कभी भी नहीं आ सकती। इसी तरह से अगर आप कभी लोगों से बात नहीं करेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको फिर लोगों से बात करनी आ जाएगी, हाँ जब मैं जाऊँगा तब हो जाएगा। तो जब तक आप लोगों से बात नहीं कर सकते, आप जो है करेंगे नहीं, मतलब जब तक आप लोगों से बात नहीं करेंगे आपको बात करनी नहीं आएगी। तो अगर आपने करनी है तो बात करनी है, लोगों से अपनी बात आगे पहुंचानी है, तो आपको लोगों से बात करनी ग्रेजुअली शुरू करनी पड़ेगी। जब तक आप गंदगी में नहीं उतरेंगे आप गंदगी साफ़ नहीं कर सकते। बहुत गंदी मिसाल है वैसे ये, लेकिन बात यही है कि जो गटर साफ़ करने वाला होता है वो गटर में उतर के ही गटर साफ़ करता है, ऊपर से डंडा घुमा के जो है वो कचरा ही निकलता है, बाहर साफ़ नहीं होता गटर। उसको साफ़ करने के लिए सही से उतरना ही पड़ता है। तो जो चीज़ भी आपको करनी है उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। Will the increase of AI reduce human jobs or will benefit us? How should CS student approach this matter? अच्छा, तो ये काफ़ी लोगों का सवाल है कि क्या AI हमारी जॉब्स जो है वो रिप्लेस कर देगा? तो इसका जवाब है हाँ, कर देगा। तो इससे हमें बचना कैसे है? इससे हमें बचना ऐसा है कि हमें भी AI की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा इससे बचने का और कोई रास्ता नहीं है। AI जो है वही हमें बचा सकता है, हमारी जॉब्स रिप्लेस होने से बचा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 83 मिलियन जॉब्स जो हैं वो AI रिप्लेस कर देगा और 5 साल में 69 मिलियन जॉब्स प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये है कि अभी भी कितनी बच गई हैं आपके पास? 14 लाख बोल रहा हूँ, 14 मिलियन, यानी 1 करोड़ 40 लाख लोग जो
हैं वो अभी भी बेरोज़गार रहेंगे। और पाकिस्तान जैसे या किसी और थर्ड वर्ल्ड कंट्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है वही, जैसे मैं लिटरेसी रेट डिस्कस कर चुका हूँ, 59% लिटरेसी रेट है। और लिटरेसी रेट का मतलब पाकिस्तान में ये कि आपको नाम लिखना आता है। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में तो कितने लोगों का जो है वो रोज़गार चला जाएगा जब एआई आएगा, और यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो सीएस वाला जो बच्चा है उसके लिए तो मैं कहूँ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी कही जा सकती है कि वो एआई की तरफ अपना फ्यूचर बनाए, क्योंकि आगे सारा काम एआई है, जैसे हमने डिस्कस किया चैट जीपीटी को। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमारे जो इलॉन भैया हैं, जो टेस्ला वाले जो हैं, वो भी कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम इसकी जो एआई की जो डेवलपमेंट है इसको थोड़ा स्लो डाउन कर दें, वरना ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। दुनिया के लिए ख़तरा बनना ऐसे है कि अब जो स्कैम्स हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। एआई की मदद से आप अपने घर वालों की, मतलब अगर चले मैं कोई स्कैम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने आपके वालिद या वालदा की आवाज़ एआई से जनरेट करवा ली और मैं उससे आपको स्कैम करूँ कि मेरे पास मैंने आपके बच्चे को अगवा कर लिया, आप जो है वो इतने इतने पैसे दे दें वरना जो है मैं इसको मार दूंगा या जो भी कर दूंगा। तो इस तरह के स्कैम्स भी आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि मोबाइल पे जो एसएमएस आते थे जिस पे लिखा हुआ होता था जीतो पाकिस्तान में आपकी जो है एक बाइक निकल गई और एक ये निकल गया, तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप साफ पता लगा सकते थे कि हाँ भाई ये गड़बड़ हुई हुई है, या और भी जो आपका मेल्स आती थी तो वो पता चल जाता था जो ग्रामर मिस्टेक्स होती थी उससे। लेकिन अब जब बंदा एआई की मदद से मेल्स लिखवा रहा है, वो ऐसी मेल्स होती हैं कि वो जिसे कह रहे हैं कि इतनी, जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी इंग्लिश अच्छी हो और मेल लिख लिख के गुजार दी वो नहीं लिख पा रहा है, ऐसी जो एआई लिख के दे रहा है, तो फिर कैसे पकड़ेंगे। तो स्कैम्स जो हैं वो बहुत आसान होते जा रहे हैं एआई की मदद से। तो इस वजह से एआई जो है बहुत ज़रूरी भी हो गया उसको समझना, इसके बारे में पढ़ाना। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि बच्चों को 8 क्लास 7 क्लास से प्रोग्रामिंग शुरू करवा देनी चाहिए आजकल के दौर में, जो आगे दौर आएगा उस हिसाब से भी। तो जो सीएस का बच्चा है उसको चाहिए कि वो बिल्कुल एआई की तरफ जाए, मशीन लर्निंग की तरफ जाए, अपना फ्यूचर इस तरफ बनाए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये जैसे कह सकते हैं कि जॉब्स भी रिप्लेस करेगी, तो सबको जो है वो इस तरफ बिल्कुल जाना चाहिए। What would you advise for those who are entering this field and upcoming batch? तो जो बच्चे CIS में आ रहे हैं उनको मेरा ये मशवरा है कि देखें, सबसे पहले तो आप आएंगे तो आप परेशान होंगे। पढ़ाई से परेशान नहीं होंगे, पढ़ाई तो फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत आसान होती है, लेकिन आप परेशान इस हवाले से होंगे कि आपको चीज़ें करनी कैसे हैं। क्योंकि जब आप मैट्रिक इंटर से आ रहे होंगे तो आपका एक नॉर्मल वो बना होगा याद करना या जो भी 5 ईयर वगैरह हो गई। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में आएंगे तो चीज़ें कुछ मुख्तलिफ होंगी। कुछ टीचर जो हैं वो आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पढ़ाएंगे, कुछ आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे। तो उसमें ये होगा कि मतलब टीचर ये बेसिकली कुछ होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये चीज़ आती होगी, लेकिन दर हकीकत आपको वो चीज़ नहीं आती होती। क्योंकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हमने किस तरह से मैट्रिक इंटर हम लोगों ने निकाला है। तो जब आपको वो चीज़ें नहीं आती होंगी तो आपको इतना परेशान नहीं होना। यूट्यूब भरा पड़ा है सारी चीज़ों से, और आपके जो दोस्त वगैरह हो गए उनसे डिस्कशन जो मैं बता चुका हूँ आप उनसे डिस्कस करें। और जो बहुत ही परेशान बच्चे होंगे वो तो कोशिश ही कर रहे होंगे रोज़ाना की बुनियाद पे, तो आपको, और दूसरे सीनियर से आप पूछें, क्योंकि जो सीनियर होता है वो उस फेज़ से गुजर चुका होता है। तो जो यूट्यूब चैनल्स होंगे जहाँ से उन्होंने पढ़ा होगा वो आपको रिकमेंड कर देते हैं, वो आपको टीचर बता देते हैं कि पेपर किस तरह से देता है, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जो है वो सीनियर्स जो हैं उनसे बात करनी है। अच्छा, CIS के सीनियर मैं कहूँगा बहुत अच्छे और बहुत फ्रेंडली हैं। मुझे जितने सीनियर्स मिले सब बहुत अच्छे मिले सीनियर्स, और अगर आप CIS में आ रहे हैं तो आपको भी अच्छे ही सीनियर्स मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर पढ़ने वाले आते हैं, बिल्कुल क्रीम आती है। तो आप समझें बस पढ़ाई का ही माहौल होता है, हर बच्चे को आप देखेंगे पढ़ ही रहा होगा। तो इस लिहाज से अच्छी है अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो जब आप आएँ आपने परेशान नहीं होना, सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस ये है कि आपने जो है सब, आप इतना ना भी पढ़ेंगे ना तो भी फर्स्ट सेमेस्टर आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, और फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बाद आपको जो मेन समझ आ जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी क्लास चल कैसे रही है, फिर आपको इतना मसला भी नहीं होगा चीज़ों में। तो बस ये है कि आप आएँ, घबराएं नहीं, आराम से एंजॉय करें, 1 साल तो चिल मारें, चीज़ें देखें क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, एडवांसमेंट किस तरफ जा रही है, सीनियर से पूछें। और ये है कि 1 साल अपना सुकून से गुजारने के बाद, चिल करने के बाद, फिर सेकेंड ईयर से जो समर ब्रेक आता है बेसिकली 1 साल के बाद, उसमें फिर आप अपने गोल्स डिफ़ाइन करें, आप सोचें कि आपको आगे किस तरफ जाना है, आप क्या करना चाहते हैं।
तो बेसिकली मैंने यही गलती करी थी। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने फ़र्स्ट ईयर भी चिल किया था और मैंने सेकंड ईयर भी चिल किया था। मुझे अभी जो है वो पिछले 2-3 महीने पहले होश आया कि यार ये तो AI डेटा साइंस दुनिया जिस तरफ जा रही है और स्किल्स डेवलप करना ये तो बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी की बेसिक तालीम मुझे किसी जगह पे नहीं लेके जाएगी। जब मैंने इसको 2-3 महीने पहले रियलाइज़ किया तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपने 1 साल तो चलें, आपने सुकून से चिल करना जैसे कह सकते हैं कि आपने इतना फ्यूचर का ना सोचा तो ओके, मतलब इतना मसला नहीं है। लेकिन आपका 1 साल गुजर गया, आपका जो समर ब्रेक्स आ रहा है उसके अंदर जो है वो आपने गोल्स डिफ़ाइन करने हैं सबसे पहले। और एक बड़ी अच्छी बात है, मैंने ये सुनी थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि जब आप मुश्किलात में फंस जाए ना तो आप T=0 यानी टाइम=0 से शुरू करें। आप ऐसे समझें कि आप जो है वो अभी पैदा हुए हैं और सारी चीज़ें आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आप बिखरे हुए होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं यहाँ जाऊँ, आपकी जो परेशानियाँ होंगी वो आप उनको सबको ख़त्म करें। आप बिल्कुल 0 से स्टार्ट करें कि हाँ भाई आप फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपका जो दिमाग में जो पैनिक या एंजाइटी स्ट्रेस क्रिएट हुआ होगा इसको रिलीव करने में बहुत मदद करेगी। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप आएँ सुकून से, पहले तो चिल विल करें, जाएँ एक्सप्लोर करें यूनिवर्सिटी, इधर उधर डिपार्टमेंट में घूमें और सीनियर से थोड़ी बहुत अपनी रैगिंग करवाएं। थोड़ा रैगिंग का मतलब ये नहीं है कि रैगिंग वाली, लेकिन एक्सपोजर के लिए चलो बातचीत कर ली, इस तरह से कर लिया, थोड़ा जाएं घुले मिलें लोगों से, बातचीत करें पहले सेमेस्टर में। तो ये सब आप करें। उसके बाद ये कि थोड़े टाइम के बाद 5-6 महीने 7-8 महीने के बाद जो है वो फिर आप अपने गोल्स डिफ़ाइन करें, फिर उन पर काम करना शुरू कर दें। अच्छा भाई, तो जो लोग CIS में नहीं आ पाए, NED कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में, वो बिल्कुल जो है वो दिल बर्दाश्ता, मेरे ख़्याल से यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो बिल्कुल दिल बर्दाश्ता ना हो इससे। और ये है कि हम जो मुसलमान हैं वो इस बात पे उनका यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए सब बेहतर करता है, अल्लाह को ही गैब का इल्म है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं आए तो इसका मतलब ये कि अल्लाह की कोई मसलहत थी, कोई बेहतरी थी आपके लिए। हो सकता है कि आप आते तो आपको तो खुशी होती है आते वक्त कि हाँ यार हो गया, लेकिन अल्लाह ने उसमें आपके लिए खैर नहीं रखी थी। तो आप अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह पे तवक्कुल रखें और उससे उसके फ़ैसले से राज़ी रहें और ख़ुश रहें। तो अल्लाह ताला फिर आपके लिए उसमें खैर बना देता है। जो बात है कि जैसे आप अल्लाह से जैसा गुमान रखते हैं अल्लाह आपके साथ वैसा ही करता है। तो सबसे पहला चीज़ ये कि आपको अल्लाह पे पूरा भरोसा रखना है, अपने लिए अच्छी दुआ करनी है, तो अल्लाह ताला जो है वो आपके जो है वो मामलात में आसानी करेगा। अगर आपका सॉफ्टवेयर साइड इंटरेस्ट है तो ये है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। और जैसे गवर्नमेंट में मैं बात करूँ UBIT हो गई, और इसके अलावा और भी हैं, माजू का जहाँ तक मेरे सुना है अच्छा है CS, और फास्ट काफ़ी दूर है, फास्ट का भी अच्छा है। तो दरअसल ये है कि काम आपको खुद ही करना पड़ेगा आप जहाँ पे भी जाएंगे। तो NAD एक आखिरी जगह नहीं है, आप जो है वो माजू में भी जा सकते हैं, आप बहरिया में भी जा सकते हैं, आप फास्ट में भी जा सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि मेरा एक दोस्त है वो माजू में पढ़ता है, उसकी कोडिंग मुझसे ज़्यादा अच्छी है, तो वो जो है वो वहाँ पे जाके मेहनत भी करता है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ज़ाहिर सी बात है डंडा भी ज़्यादा होता है, तो उसकी जो है कोडिंग मुझसे ज़्यादा अच्छी है। अब कि मैं NAD में हूँ, मेरे मार्क्स नंबर्स भले उससे ज़्यादा हूँ, लेकिन कोडिंग उसकी मुझसे अच्छी है। तो ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाके क्या क्या चीज़ें कर सकता है। अफसोस करने से कुछ नहीं होता, आपको ख़ुद कोशिश करनी पड़ेगी, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए और अल्लाह पे एतमाद होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपकी मुश्किलात जो हैं वो आसान होती रहेंगी वक्त के साथ साथ। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है ये इंटरव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको आया है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ उन लोगों तक पहुँचाइएगा जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। खैर, मैं इख्तिताम में अब्दुर्रहमान का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया, और आप लोगों का जिन्होंने ये इंटरव्यू सुना। उम्मीद है ये इंटरव्यू आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगा, और अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें से फ़ायदेमंद नज़र आई है तो ज़रूर तबसरे के खाने में लिखेगा, मुझे तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। साइनिंग ऑफ।